Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Sanket Zate. Today, we are going to discuss about the reasons behind the low quantum yield and high quantum yield. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम yield देखा है. So what is meant by quantum yield? The number of molecules reacting per quantum energy absorbed. मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है और कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट होने वाले हैं बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी. फोटोकेमिकल रिएक्शन ही क्या होती है कि मॉलिक्यूल से हमारा रिएक्टर रहता है वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और रिएक्शन करेगा. उसे बोलते हैं क्वांटम हीट. तो जितनी ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा मतलब उसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की. अब ज्यादा एनर्जी अगर उसने एब्जॉर्ब की और प्रोडक्ट कम दिया तो उसे बोलेंगे लो क्वांटम हीट. क्योंकि एनर्जी तो उसने ज्यादा एब्जॉर्ब की लेकिन प्रोडक्ट क्या मिला हमें कम मिला. मतलब इनपुट तो हमने ज्यादा दिया लेकिन आउटपुट कम मिला तो उसे बोलते हैं लो क्वांटम हीट. और हाई क्वांटम हीट में क्या होगा कि उसने कम से कम एनर्जी एब्जॉर्ब की और प्रोडक्ट ज्यादा तैयार किया तो उसे बोलेंगे हाई क्वांटम यील्ड. मतलब लो क्वांटम यील्ड और हाई क्वांटम यील्ड. मतलब अगर एक आधी रिएक्शन है तो कभी कभी यील्ड उसकी ज्यादा भी मिल सकती है कम भी मिल सकती है. वो किसके ऊपर डिपेंड है. सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो क्वांटम यील्ड एंड हाई क्वांटम यील्ड. तो क्वांटम यील्ड मतलब क्या है कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसके वजह से कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए उसे बोलेंगे क्वांटम यील्ड. The quantum yield may be as high 10 to the power of 6 or as low as 10 to the power of minus 2 for several photochemical reactions. मतलब कुछ रिएक्शंस के लिए क्वांटम यील्ड हाई भी रह सकती है जैसे 10 टू द पावर ऑफ 6 तक जा सकती है या फिर लो रह सकती है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 तक भी आ सकती है. सो द रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड. कुछ रिएक्शंस की यील्ड कम क्यों आती है फिर अब मैकेनिज्म समझ में आ जाए कि क्वांटम यील्ड लो है. लो मतलब क्या कि उसने एनर्जी तो एब्जॉर्ब की लेकिन प्रोडक्ट तैयार नहीं किया जितना करना चाहिए था उतना. मतलब इट एब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी बट अनेबल टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट. ऐसे केसेस को बोलेंगे हम लो क्वांटम यील्ड. फिर उसके रीजंस क्या रहते हैं. तो पहला रीजन देखिए क्या है. द एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे गेट डीएक्टिवेटेड बिफोर दे फॉर्म प्रोडक्ट. अब फोटोकेमिकल रिएक्शन है. फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है. तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. मतलब हमारे पास क्या है ग्राउंड स्टेट में हमारा मॉलिक्यूल है. तो सपोज ये एम हमारे पास है मॉलिक्यूल है. वो क्या करेगा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ पे जाएगा एक्साइटेड स्टेट में. मतलब एम मिलेगा हमें एम स्टार मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया. तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमेशा हमारा रिएक्टेंट जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में रहता है. वो क्या करेगा लाइट एब्जॉर्ब करेगा एच न्यू. वो क्या करेगा लाइट एब्जॉर्ब करेगा. जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसको एनर्जी मिलेगी वो तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा हायर एनर्जी लेवल में जाएगा. और जो जो एम स्टार है वो अब उसके पास एनर्जी मिली अब वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्ट तैयार करेगा. तो ये जनरल मैकेनिज्म है फोटोकेमिकल रिएक्शन. कौन सी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन इसी मैकेनिज्म से जाएगी. पहले ग्राउंड स्टेट का मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा फिर एक्साइटेड स्टेट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट तैयार करेगा. तो ये जो पहली स्टेप है उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस. ये है प्राइमरी प्रोसेस. प्राइमरी प्रोसेस में सिर्फ क्या होगा ग्राउंड स्टेट्स का हमारे जो भी रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है वो कहाँ पे जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में. फिर ये एक्साइटेड स्टेट वाले एटम्स प्रोडक्ट में तैयार होंगे उसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोसेस. तो फोटोकेमिकल प्रोसेस ऐसे दो टाइप की होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो प्राइमरी में क्या होने वाला है एक्साइटेड स्टेट में जाने वाला है. अब अगर ये एक्साइटेड स्टेट में अगर एम स्टार गया हमारे पास क्या है एम स्टार है वो कहाँ क्यों गया एक्साइटेड स्टेट में गया.
वो एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ मॉलिक्यूल अब क्या करेगा, प्रोडक्ट तैयार करेगा। लेकिन अगर वो एक्साइटेड स्टेट में गया है मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है, और उसके पास अगर एनर्जी ज्यादा है उसके बाद भी अगर उसने प्रोडक्ट नहीं तैयार किया, तो ये कब होगा कि उसके पास अगर एनर्जी बचेंगे ही नहीं तो वो प्रोडक्ट तैयार नहीं करेगा। मतलब क्या कि हमारे पास पहले एम था, एम ने एनर्जी ली, एम स्टार में गया, एच ने एनर्जी ली। अब ये एम स्टार जो है उसने उसकी एनर्जी क्या की, लॉस कर दी, फिर से कहाँ पे गया, एम पे गया। मतलब एम स्टार को जाना था प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट में नहीं गया, वो कहाँ पे गया, उसको पास एम स्टार मतलब क्या, हायर एनर्जी लेवल, उसके पास एनर्जी थी तो उसने उसकी एनर्जी लॉस कर दी। उसने एनर्जी लॉस कर दी तो फिर कहाँ पे गया, फिर से ग्राउंड स्टेट में गया, एम पे गया। मतलब उसको प्रोडक्ट में जाना था तो वो फिर से ग्राउंड स्टेट में गया। मतलब उसने यहाँ पे क्या हुआ, डीएक्टिवेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड द डीएक्टिवेशन ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल। अगर ऐसा हुआ तो प्रोडक्ट नहीं होगा। मतलब एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी लेकिन प्रोडक्ट जितना मिलना था उतना नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में हमें क्वांटम यील्ड जो है वो हमेशा लो मिलेंगे। दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर क्वांटम यील्ड। अब देखते हैं सेकंड रीजन क्या है। फर्स्ट रीजन क्या था, द एक्साइटेड मॉलिक्यूल में गेट डीएक्टिवेटेड बिफोर दे फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब वो प्रोडक्ट तैयार करने से पहले ही क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब दूसरा देखते क्या है, द कोलिजन ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल विथ नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे कॉज द फॉर्मर टू लूज देयर एनर्जी। अब ये कंसेप्ट क्या है, हमारे क्या पास क्या है, ग्राउंड स्टेट में एम है, वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। फिर इसने क्या करना चाहिए, इसने करना चाहिए प्रोडक्ट तैयार, क्योंकि एम स्टार मतलब उसके पास एनर्जी है। तो ये एम स्टार क्या करेगा, अनदर मॉलिक्यूल के पास या फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, सपोज उस मॉलिक्यूल को हम ए बोलेंगे, ये एम स्टार क्या करेगा, इस ए के साथ कोलाइड होगा। उससे क्या होगा, कोलाइड हुआ मतलब क्या, ये एम स्टार ने उसकी एनर्जी किसको दे दी, ए को दे दी, फिर एम आ गया ग्राउंड स्टेट पे और ए स्टार चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अगर ये एम स्टार ग्राउंड स्टेट पे आ गया तो फिर ये प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे भी एनर्जी ही लूज हो गई। पहली केस में भी एनर्जी लूज हो गई थी, दूसरे केस में भी ये एम स्टार के पास जो एनर्जी थी वो उसने लूज कर दी। कैसे कर दी, तो अनदर मॉलिक्यूल के साथ उसने क्या किया, कोलिजन किया, उसके वजह से, उस कोलिजन की वजह से वो एम स्टार ने उसकी एनर्जी ट्रांसफर कर दी ए को, तो ए गया ए स्टार में और एम स्टार का एनर्जी लूज करने के बाद फिर से एम में आया। उसको जाना कहाँ पे था, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में न जाते हुए वो फिर से कहाँ पे आ गया, एम पे आ गया। तो ये दो केसेस है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि एम स्टार जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है उसको प्रोडक्ट में जाना होता है तो वो वहां पे न जाते हुए कहाँ पे जाएगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो कैसे हुआ, तो उसने अनदर मॉलिक्यूल के साथ किया, कोलिजन किया। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स और टू रीजंस। अब देखते हैं तीसरा वाला, द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस में गेट रिवर्स। दिस इज ऑल्सो सिंपल। क्या होगा, ये जो M का M स्टार में गया मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस है। और M स्टार का प्रोडक्ट में गया मतलब ये सेकेंडरी है। तो ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। तो M का M स्टार में गया मतलब प्राइमरी प्रोसेस है। अब ये प्राइमरी प्रोसेस कभी कभी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब सेकेंडरी प्रोसेस होगी ही नहीं। अगर सेकेंडरी प्रोसेस होगी ही नहीं तो प्रोडक्ट तैयार ही नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी लेकिन प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा।
तो इसी वजह से क्या हो सकता है, क्वांटम यील्ड लो आ सकती है। फिर प्राइमरी प्रोसेस रिवर्स हुई, मतलब क्या हुआ, डायग्राम में हम देख सकते हैं कि है ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ का मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट का एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट का फिर से वापस आया, मतलब उसके प्रोडक्ट तैयार करना था, प्रोडक्ट उसने तैयार किया नहीं, फिर से एक्साइटेड स्टेट का क्या आया, ग्राउंड स्टेट पे आया। नेक्स्ट रीजन क्या देखते हैं, द डिसोसिएटेड फ्रैगमेंट्स में रिकम्बाइन टू फॉर्म द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। मतलब ये सेकेंडरी प्रोसेस भी क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल एम है, उसने क्या किया, एनर्जी ली, कहाँ पे गया, एम स्टार। फिर ये एम स्टार ने क्या किया, प्रोडक्ट तैयार किया। प्रोडक्ट तैयार किया मतलब क्या, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास क्या है, HCl है। HCl पहले क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो कहाँ पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या मिलेगा हमें, HCl स्टार। अभी HCl स्टार का डिसोसिएशन होगा H में और Cl में, इसमें H प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। मतलब ये रिएक्शन हो गई, हमें प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट क्या मिला हमें, H प्लस एंड Cl माइनस। अब ये जो H और Cl माइनस अलग अलग हुए, ये फिर से क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। अगर ये H और Cl फिर से कंबाइन हुए तो फिर से HCl मिलेगा, मतलब हम फिर से ओरिजिनल जो रिएक्टेंट है उसी के ऊपर आएंगे। मतलब हमारा प्रोडक्ट था, H अलग था और Cl अलग था, लेकिन ये जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है फिर से रिकम्बाइन होके फिर से ओरिजिनल रिएक्टेंट अगर उसने दिया, तो क्या होगा, प्रोडक्ट तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो फिर से क्या आया, रिएक्टेंट में रिवर्स हो गया। फिर ऐसे केसेस में भी क्या होगा, एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब करेगा लेकिन उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं होगा। So these are the reasons, four reasons for low quantum yield। फिर ऐसे इसी वजह से क्या होगा, हमें क्वांटम यील्ड कम मिलेगी, मतलब क्या, कि एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा लेकिन वो उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं होगा। So these are the reasons for low quantum yield। अब देखते हैं रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड। अब हाई क्वांटम यील्ड मतलब क्या, कि प्रोडक्ट ज्यादा तैयार होना चाहिए और एनर्जी कम से कम यूटिलाइज होनी चाहिए, तभी जाके हमें यील्ड ज्यादा मिलेंगी। यील्ड ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा। तो उसके रीजंस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी प्रोसेस में कोलाइड विथ सेकंड मॉलिक्यूल एंड ट्रांसफर एनर्जी टू सेकंड टू थर्ड एंड सो ऑन, द चेन रिएक्शन स्टार्ट्स एंड नो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल बी हाई। ये हो गया फर्स्ट रीजन, रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड ज्यादा कब मिलेगी हमें, सपोज हमारे पास है एम, एम ने क्या किया, एनर्जी एब्सॉर्ब की, कहाँ पे गया, एम स्टार में गया। अब ये एम स्टार क्या करेगा, प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो एम स्टार को बहुत सारे ऑप्शन है, ये एम स्टार क्या कर सकता है, ये एम स्टार दूसरे एम के साथ भी कोलाइड होके दूसरे एम को भी एनर्जी दे सकता है। मतलब क्या होगा, ये हमारे पास एम था, एम स्टार था, उसने दूसरे एम के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हुआ और उसको थोड़ी सी एनर्जी दी, मतलब हमें दो एम स्टार मिले। फिर ये जो दो एम स्टार है वो फिर से दूसरे एम के साथ कोलाइड होके एम स्टार, एम स्टार, ये फिर भी दूसरे के साथ कोलाइड होके एम स्टार और एम स्टार, मतलब एक के दो हुए और दो के चार हुए। तो इस तरह से क्या हो सकता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ सकते हैं।
और अगर नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़े तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, क्योंकि एक एम स्टार एक प्रोडक्ट तैयार करेगा। ऐसे एक के कितने हुए, यहाँ पे 4 हुए, तो कितने हो गए, 4 प्रोडक्ट तैयार हो गए। मतलब एनर्जी सिर्फ एक बार ही उसने एब्जॉर्ब की, और वो जो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी है, उस एनर्जी को उन्होंने क्या किया, आपस में बांट लिया। फिर पहले एम स्टार ने दूसरे एम को दिया, फिर दूसरे 2 एम स्टार तैयार हो गए, फिर 2 एम स्टार ने और 2 एम स्टार तैयार किए। ऐसे चेन रिएक्शन चालू रहेगी। इस वजह से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो कम एनर्जी यूटिलाइज करके ज्यादा प्रोडक्ट मिला। तो इस तरह से क्या हो सकता है, हाई क्वांटम यील्ड हमें मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड। सेकंड रीजन उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी रिएक्शन, अगर सपोज हमें आर का कन्वर्जन पी में करना है, तो रिएक्टर डायरेक्टली प्रोडक्ट में हमेशा जाता ऐसे ही नहीं, हमेशा प्रोडक्ट में जाएगा ऐसे नहीं। सपोज हमारा आर है, आर हमेशा पी में जाएगा ही ऐसे नहीं, क्योंकि कभी कभी आर जाएगा पहले इंटरमीडिएट में, फिर इंटरमीडिएट जाएगा प्रोडक्ट में। मतलब रिएक्टेड इंटरमीडिएट से होके प्रोडक्ट में जाएगा। तो सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट तैयार हुआ और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में गया। अगर ये इंटरमीडिएट कैटलिस्ट करके एक्ट हुआ, इफ दिस इंटरमीडिएट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का रोल क्या है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा वो। तो ये इंटरमीडिएट कभी कभी क्या होते हैं, जो बीच में इंटरमीडिएट तैयार होते हैं वही कैटलिस्ट करके यूज हो सकते हैं। और वो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब एनर्जी तो कम, एक ही बार उसने एब्जॉर्ब की, एच नो एक ही बार उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, लेकिन प्रोडक्ट बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि जो बीच में इंटरमीडिएट तैयार हुआ था उसी ने कैटालिस्ट करके एक्ट हुआ और उसी ने रिएक्शन की रेट बढ़ा दी। तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, मतलब क्वांटम यील्ड बढ़ जाएगी। तीसरा एग्जांपल, द एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेट मोर मॉलिक्यूल्स। कुछ कुछ रिएक्शंस कैसी होती है देखो, सपोज हमारे पास आर है, आर का कन्वर्जन पी में हुआ, प्लस उसने थोड़ी सी हीट जनरेट की। ओके, डेल्टा से भी हम डिनोट करेंगे, या फिर सपोज हम डायरेक्टली उसे लिखेंगे एनर्जी से। उसने क्या जनरेट की, एनर्जी जनरेट की, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, कि रिएक्शन होने के बाद उसमें से क्या होगी, एनर्जी जनरेट होगी। तो कुछ रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी जनरेट मतलब क्या, कि उसमें से हीट जनरेट होगी। तो आपने लैब में कुछ रिएक्शंस एग्जांपल देखे होंगे कि कुछ एडिशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वो बीकर जो है वो गर्म मिलता है, और कुछ रिएक्शन के एडिशन करने के बाद बीकर ठंडा होता है। तो बीकर गर्म हुआ उसका मतलब क्या, कि उसमें से एनर्जी रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई, तो उससे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और कुछ रिएक्शन में से हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होती है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अगर सपोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें से क्या होगी, हीट इन्वॉल्व होगी। अगर ये हीट इवॉल्व हुई तो ये हीट क्या करेगी, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो बचे हुए रिएक्टेंट है उनका कन्वर्जन प्रोडक्ट में करने के लिए हेल्पफुल होगी। मतलब आर को पहली स्टेप में क्या चाहिए था प्रोडक्ट में जाने के लिए, एच न्यू, एनर्जी चाहिए थी एच न्यू, सनलाइट से उसने एनर्जी ली, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बार सनलाइट से एनर्जी ली। क्यों, क्योंकि जब इस आयर ने सनलाइट से एनर्जी ली तो प्रोडक्ट भी मिला और एनर्जी भी उससे इवॉल्व हुई। अब ये जो हीट और एनर्जी इवॉल्व हुई, तो दूसरे आर मॉलिक्यूल्स ने, बाकी के बचे हुए आर मॉलिक्यूल्स ने ये एच न्यू वाली एनर्जी यूज नहीं की। अब दूसरे वाला आर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो जो एनर्जी इवॉल्व हुई वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा और प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब
ये एच न्यू जो है वो कम से कम लगेगी, फिर फर्स्ट बार ही लगेंगी, बाकी जब ये एनर्जी इवॉल्व हुए वो एनर्जी यूज करेगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तैयार करेगा। मतलब इसके बाद एन नंबर ऑफ आवर्स, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट तैयार करेगी। मतलब प्रोडक्ट तैयार करने के लिए फिर से अब एनर्जी लगेगी नहीं सनलाइट वाली एच न्यू वाली। मतलब कम से कम एच न्यू, कम से कम एनर्जी लेके, कम से कम एनर्जी लेके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट तैयार होगा। So this is the third example for the reason for high quantum yield. जैसे एग्जांपल दिया है पे, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। कोई भी हाइड्रोजन एंड हेलोजन की अगर हमने रिएक्शन की तो वो रिएक्शन क्या रहती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है। एग्जांपल देखते हैं, लिख के देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन H2 plus Cl2 gives twice HCl। अब ये रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, एच न्यू लगेगा। फिर ये H और Cl ने क्या किया, एनर्जी ली, और फिर क्या मिला, ट्वाइस HCl, ये प्रोडक्ट मिला। लेकिन ये सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसके साथ प्लस में क्या मिलेगी, एनर्जी, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ये। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये जो दूसरे बाकी के बचे हुए मॉलिक्यूल है अब H2 plus Cl2, जो बाकी के मॉलिक्यूल्स है, अब ये मॉलिक्यूल्स एच नी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, अब रिएक्शन में ऑलरेडी हीट जनरेट हो गई, एनर्जी जनरेट हो गई। तो ये एनर्जी यूज करेंगे और ट्वाइस HCl। मतलब इसके आगे के जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे उसके लिए एच न्यू लगेगा नहीं, ये एनर्जी लगेगी। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन may activate more molecules. These are the reasons for high quantum yield। तो इस वजह से क्वांटम yield हाई मिल सकती है। So today we have taken the reasons for low quantum yield and reasons for high quantum yield. That's all for today. Thank you so much.